सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 2। ठीक है, इसका नाम है वर्ण विचार, यानी कि बच्चों ऑर्थोग्राफी। ठीक है, आइए बच्चों अब हम शुरू करें हमारा ये नया अध्याय। बच्चों से पिछली कक्षा में आपने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। क्या आप सभी ने उसका अच्छे से अभ्यास कर लिया है? बताइए। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने उसका बहुत अच्छे से अभ्यास कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप ये आगे आने वाला अध्याय भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए उसका अभ्यास करना अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए आइए अब हम शुरू करें वर्ण विचार। ठीक है, देखिए तो बच्चों आइए सबसे पहले देखते हैं कि वर्ण होता क्या है। देखिए, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए हमने भाषा तो देख लिया था कि भाषा होती क्या है, लेकिन बच्चों अब जो वर्ण है, वर्ण क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको हम और टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है ना, अब आगे देखो बच्चों। तो आइए देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों के नीचे कुछ भी दिया गया है, उसे पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये जो कौवा बैठा है डाल पर, कौवा कह रहा है काव काव। ठीक है, और देखिए ये जब हथौड़े से एक धातु पर वार किया जा रहा है तो यहाँ पे आवाज आ रही है ठक ठक। ठीक है, अब देखिए हमारे चारों ओर तरह तरह की आवाजें होती हैं। ठीक है, लोहार जब हथौड़ा पीटता है तब ठक ठक की आवाज निकलती है और कौवा काव काव करके बोलता है। ठीक है बच्चों, इस तरह की ध्वनियों का कुछ अर्थ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमारे मुंह से निकलने वाली किसी विशेष आवाज का प्राय निश्चय अर्थ होता है। तो बच्चों समझ आ रहा है, देखिए ये जो जैसे कि काव काव है या फिर ठक ठक है, इसके कोई अब अर्थ नहीं है, लेकिन जब हम बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरे द्वारा निकले हुए जो शब्द हैं, ठीक है, मेरे द्वारा निकली हुई जो ध्वनि है उसका कुछ अर्थ है। ठीक है, जो कि आप समझ रहे हैं ना बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक क्या बना हुआ, केला है ना, ये किसका चित्र है? सड़क का, और ये चित्र है बच्चों शेर का। ठीक है, तो देखिए केला, सड़क, शेर इत्यादि शब्दों को बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं। ठीक है, जैसे कि अब शेर है, देखिए शेर कैसे बनेगा, इसमें देखिए कौन कौन से मतलब किस प्रकार की ध्वनियां इसमें निकलती हैं। ठीक है, तो जब हमने शेर बोला तो उसमें देखिए श जमा ए जमा र जमा अ की ध्वनियां निकलती हैं। ठीक है ना, और ये देखिए बच्चों इसमें कुल 4 ध्वनियां हैं। ठीक है, अगला बच्चों सड़क, तो सड़क में देखिए कितने प्रकार की ध्वनियां हैं, जैसे कि श जमा अ जमा र जमा अ जमा क जमा अ, तो इसमें बच्चों 6 ध्वनियां हैं। ठीक है, अगला है केला, तो देखिए क जमा ए जमा ल जमा आ। ठीक है, तो इसमें है बच्चों केला, यानी कि ये 4 प्रकार की ध्वनियां हैं। ठीक है, अब आगे देखो, मुंह से निकलने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं। तो बच्चों समझ आए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरे मुख से कुछ ध्वनि निकल रही है, वो जो ध्वनि है वही तो क्या है आपकी, क्या है बच्चों? जो आवाज है, मतलब जो मैं कुछ आवाज निकाल रही हूँ, क्या है? ये ध्वनि कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। तो बच्चों समझ आ रहा है, देखिए मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत सारे वर्ण बोल रही हूँ। ठीक है, अभी जो एक एक वर्ण है, ठीक है, इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं अलग अलग प्रकार की ध्वनियां हैं, उन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखो बच्चों। तो ध्वनि केवल बोलने के लिए होती है, पर वर्ण बोलने और लिखने दोनों के लिए होते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ आ गया। अब देखिए, अब वर्ण है 2 प्रकार के। ठीक है, तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, कौन कौन से? एक है बच्चों स्वर यानी कि वोवेल्स, और दूसरा है बच्चों व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो देखिए बच्चों आइए अब हम एक एक करके बच्चों स्वर और व्यंजन के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम करते हैं स्वर के बारे में। ठीक है, देखिए तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। तो बच्चों समझ आ गया कि देखिए स्वर जो होते हैं कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम बिना किसी सहायता के बोल सकते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कुल 11 है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों की कौन कौन से स्वर हैं। देखिए जैसे कि अ आ ई ई उ ऊ री ए ओ अ, है ना बच्चों। तो ये हैं आपके 11 स्वर। ठीक है, अब देखिए अंग और अह स्वर ना होकर, ठीक है, संयुक्त अयोगवाह है। समझ आ गया बच्चों, ये आपके संयुक्त अयोगवाह हैं। ठीक है, इन्हें स्वर नहीं माना जाता। ठीक है, हिंदी में अंग्रेजी के भी अनेक शब्द आ गए हैं, अतः अ का प्रयोग आगत स्वर के रूप में किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, बॉल आदि। तो बच्चों समझ आ रहा है कि ये कुछ शब्द जो हैं वो अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं, और इसीलिए हम इसे क्या प्रयोग करते हैं? यहाँ पे हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं अ का। ठीक है, अब देखिए
अंग यानी कि अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। इसे वर्ण के ऊपर देखिए, वर्ण के ऊपर जो है बिंदी लगाकर, ठीक है, बिंदी लगाया जाता है, जैसे कि पंख, हंस, शंख आदि, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब है बच्चों अंग, ये कौन सा बच्चों, अनुनासिक, जो कि चंद्र बिंदु है, ठीक है। तो देखिए अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले से होता है, ठीक है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, ठीक है। इसे भी वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि बच्चों चांद, कांटा, पांच आदि। तो बच्चों समझ आ गया आपको कि चंद्र बिंदु क्या होता है, इसे प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है बच्चों आहा यानी कि विसर्ग। तो देखिए बच्चों, आहा यानी कि विसर्ग को वर्ण के आगे इस प्रकार की दो बिंदुओं के रूप में लगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे कि प्रातः, सतः, पुनः आदि। समझ आ रहा है बच्चों। अब देखिए, तो आइए बच्चों देखिए हमने स्वर कर लिए हैं, अब हम करते हैं व्यंजन। तो देखिए बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि देखिए वर्ण जो है, मतलब कुछ ऐसे ही जो वर्ण हैं जिनको हम स्वरों की सहायता से ही बोल सकते हैं, अकेले नहीं बोल सकते, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है ना। और इनकी संख्या कुल कितनी है, 33, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से व्यंजन है। तो आइए देखिए, जैसे कि क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ठीक है। चलिए, तो ये हैं बच्चों। और दूसरे देखिए, दो और जो हैं आपके, वो हैं अड़ा, और दो एक और है बच्चों ढ, ठीक है। अब देखिए, तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं स्वर तथा उनकी मात्राएं, ठीक है। देखिए, प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है, समझ आ रहा है बच्चों। तो देखिए इन चिन्हों को व्यंजन के साथ लगाया जाता है, इन्हें मात्रा कहते हैं। तो बच्चों समझ आ रहा है। देखिए हमने अभी व्यंजन में क्या पढ़ा था, हमने देखा था बच्चों कि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनको हम स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं व्यंजन में, तो जो स्वर का चिन्ह वहां पे, मतलब उनका जो रूप बदल जाता है, जो बदला हुआ रूप है स्वर का, उसी को हम मात्राएं कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आइए बच्चों अब हम देखते हैं स्वर तथा उनकी मात्राएं कुछ इस प्रकार हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक स्वर दिया हुआ है, फिर उसकी मात्रा चिन्ह दिया हुआ है, फिर प्रयोग, और फिर मात्रा सहित शब्द भी दिया गया। तो आइए से देखते हैं। जैसे कि बच्चों स्वर है अ, ठीक है। तो इसका मात्रा चिन्ह क्या है बच्चों, देखिए इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बच्चों याद रखिएगा कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक है। अब इसका प्रयोग देखिए, जैसे कि अ जुड़ने पर हलंत हट जाता है। तो देखिए बच्चों, जब भी कोई भी व्यंजन लिखा जाता है बिना अ के, ठीक है, बिना अ के, तो हम बच्चों वहां पे हलंत लगाते हैं उसके नीचे, ठीक है, पदेन में, तो उसका हलंत लगाया जाता है। लेकिन बच्चों जब उसका अ का प्रयोग होता है तो उसका हलंत हट जाता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे मात्रा सहित शब्द में कलश, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में किसी भी वर्ण के नीचे हलंत नहीं लगा है, वो इसलिए क्योंकि इन तीनों में ही आ का स्वर प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, तो बच्चों अगला स्वर है आ। इसकी मात्रा बच्चों कुछ इस प्रकार है, इसे हम पाई कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका प्रयोग देखिए, तो इसे हम व्यंजन के बाद प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण है काजल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ई की मात्रा बच्चों इस प्रकार है, और यह व्यंजन से पहले लगाया जाता है, ठीक है। इसका उदाहरण है किसान, ठीक है। अगला है ई की मात्रा, ठीक है। तो ये चिन्ह इस प्रकार है बच्चों, इसको हम व्यंजन के बाद प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण है कील, ठीक है। अब देखिए ऊ की मात्रा बच्चों, ये चिन्ह है इसका, और ये से हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है कुछ, ठीक है। अब देखिए ऊ की मात्रा, तो इसको भी हम क्या करते हैं, व्यंजन के नीचे लगाते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण है कूप, ठीक है। अगला बच्चों री। अब री की मात्रा देखिए, तो इसे हम व्यंजन के नीचे लगाते हैं, और इसका उदाहरण है कृष्ण, ठीक है। अब देखिए ए की मात्रा बच्चों, इसका चिन्ह कुछ इस प्रकार है, इसे हम व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, ठीक है। और इसका उदाहरण है केला, ठीक है। अगला अब है बच्चों ए की मात्रा, ठीक है। तो देखिए इसको हम व्यंजन के ऊपर लगाते हैं, और इसका उदाहरण है कैसा, ठीक है। अगला है ओ की मात्रा बच्चों, इसका चिन्ह इस प्रकार है, और देखिए इसे हम व्यंजन के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, कोयल। अब देखिए औ की मात्रा बच्चों, इसका चिन्ह इस प्रकार है, और यह व्यंजन के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है बच्चों कौवा, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे व्यंजन, मतलब बहुत सारे हमने स्वर कर लिए, उनकी मात्रा कर ली, उनसे बनने वाले शब्द भी कर लिए हैं। आइए अब हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों संयुक्त व्यंजन कितने हैं, देखो एक है बच्चों श, एक त्र, य,
और श संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो कुल कितने, 4 हैं, ठीक है। अब देखिए ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, ठीक है। संयुक्त का अर्थ ही होता है मिला हुआ, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों श जो है वो किससे बना है, तो आपका ये जो छ है वो किससे बना है, क जमा श से। इसका उदाहरण हो जाएगा बच्चों वृक्ष और क्षमा, ठीक है। अब देखिए अब है बच्चों त्र, तो त्र किससे बना है, त जमा र से, तो ये उसका उदाहरण है बच्चों नेत्र और त्रिभुज, ठीक है। अब देखिए बच्चों ज्ञ, ज्ञ किससे बना है, देखिए ज जमा य से, ठीक है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा यज्ञ संज्ञा, ठीक है। अगला अब है श्र, तो श्र बना है बच्चों श जमा र से, इसका उदाहरण है आश्रम और श्रमिक, ठीक है। चलिए अब हमने कर लिए, अब हम देखते हैं बच्चों र वर्ण के विभिन्न रूप। तो देखिए बच्चों अब र को किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, देखिए तो र वर्ण को विभिन्न रूपों में लिखा जाता है, देखिए जैसे कि तो बच्चों एक पहले र है जो कि आपका मूल रूप में है, ठीक है। जैसे कि इसका उदाहरण है रजनी, रमन, अमर, पत्थर। बच्चों समझ आए कि इसमें र का जो है मूल रूप में प्रयोग किया गया है। लेकिन बच्चों अगला देखिए ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रही है किसका, ये है पदेन रूप में, ठीक है ना। ये र ही है जो कि पदेन रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसका उदाहरण है बच्चों प्रकाश, क्रम, नम्र, उम्र, ठीक है। अब है बच्चों र रेफ की मात्रा, ठीक है। तो बच्चों रेफ के रूप में तो देखिए क्या होगा, सूर्य, धर्म, पर्व, गर्व, ठीक है। अब है बच्चों पदेन, ठीक है, पदेन रूप में तो देखिए ट्रेन, ड्राइवर, राष्ट्र, ट्रक, ठीक है। चलिए अब आगे बच्चों देखो, अब है बच्चों नुक्ता चिन्ह, देखिए तो क, ख, ग, ज, फ की ध्वनियां विदेशी ध्वनियां हैं। तो बच्चों समझ आ रहे, देखिए इनमें जो नीचे आप बिंदु देख रहे हैं ये बिंदु क्या है, ये से ही हम नुक्ता कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन ध्वनियों का प्रयोग अरबी और फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों के साथ होता है। बच्चों समझ आ रहा है कि ये देखिए ये जब भी यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ होता है ये आपकी दूसरी विदेशी भाषाओं से लिया गया है, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, अरबी हो गया, फारसी हो गया, इन भाषाओं से लिया गया, ठीक है। अब देखिए तो बच्चों क, ख, ग, ज, फ आदि वर्णों के नीचे लगने वाली बिंदी को नुक्ता कहते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण क, ख, ग, ज, फ आदि से भिन्न है, ठीक है। जैसे कि कागज, सब्जी, सजा, सफेद आदि, ठीक है ना बच्चों। देख रहे हैं आपके यहाँ पे कि आप जब कागज को बोल रहे हैं तो ज का जो है ज नहीं बोल रही मैं ज बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों अब हम देखते हैं हलंत चिन्ह। देखिए जब किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखना हो तब हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अभी हमने पहले देखा था मात्राओं में, है ना। तो देखिए जैसे कि गद्दी, चट्टान, हड्डी आदि। समझ आ गया बच्चों, यहाँ पे जब कोई भी स्वर या इसमें प्रयोग नहीं होता है तो वहां पे हलंत आता है, ठीक है। अब है बच्चों वर्णमाला। तो देखिए वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे हुए समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वरों एवं व्यंजनों से के मिलने से बनी है। तो बच्चों समझ आया यहाँ पे कि जो वर्णमाला क्या होती है। देखिए हमने बहुत सारे वर्ण पढ़ लिए हैं, उसमें स्वर भी थे और व्यंजन भी थे। उनका जब हमने क्रमबद्ध तरीका, ठीक है, एक व्यवस्थित क्रमबद्ध तरीका जब उसमें हमने लगाया, सभी वर्णों को लिखा, तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों शब्द और वाक्य, आइए तो बच्चों आप देखिए शब्द और वाक्य में शब्द क्या होता है। देखिए वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो बच्चों समझ आए, अभी हमने पहले देखा कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण सबसे छोटी इकाई होते हैं भाषा के। अब वर्णों के मेल से बने जाते हैं क्या, शब्द, ठीक है। अब देखिए जैसे कि उदाहरण है यहाँ पे, ये क्या है बच्चों, घर। तो घर किससे बना है, घ जमा अ जमा र जमा अ से, तो ये बना है बच्चों घर। अब दूसरा बच्चों ये देखिए ये क्या है, शेर। तो देखिए श जमा ए जमा र जमा अ से शेर बना है, ठीक है। अगला है बच्चों ये क्या है, पहाड़। तो देखिए प जमा अ जमा ह जमा आ जमा ड़ जमा अ, तो ये है पहाड़, ठीक है। अगला बच्चों देखिए अब नीचे घर, शेर और पहाड़ शब्द हैं जो कि वर्णों के मेल से बने हैं। समझ आ गया बच्चों। चलिए तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं वाक्य, ठीक है। हमने शब्द देख लिए, अब हम देखते हैं वाक्य। तो देखिए बच्चों शब्दों के परस्पर मेल से वाक्य बनते हैं। तो बच्चों समझ आए, देखिए देखिए पहले हमने शब्द बनाया किससे, वर्णों के मेल से, अब हम वाक्य बना रहे हैं शब्दों के मेल से, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसके उदाहरण जैसे कि रुपेश पढ़ता है, ठीक है। अगला है बच्चों शिखा नाचती है, ठीक है। तो देखिए रुपेश पढ़ता है और शिखा नाचती है, दो अलग अलग वाक्य हैं, ठीक है। इन देखिए अब इन वाक्यों को हम इस तरह लिखते हैं, देखिए कैसे, पढ़ता रुपेश है या फिर है नाचती शिखा। तब देखिए बच्चों तो ये दोनों वाक्य नहीं है,
क्योंकि इनमें शब्दों को सही क्रम में नहीं रखा गया है। ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। तो बच्चों समझ आए। देखिए ऐसा भी नहीं है कि देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ शब्दों को उठाया, एक जगह पर हमने रख दिया, फिर चाहे वो किसी भी तरीके से रखे हो जिनका अर्थ निकलता हो या ना निकलता हो। ठीक है, ऐसे नहीं होता बच्चों। ठीक है, हम उसे वाक्य नहीं कहेंगे। बच्चों देखिए हमें शब्दों का बहुत ही सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके में हमें लगाना होगा। पहले कर्ता, फिर हमें उसमें और कुछ लगाना होगा, जैसे कि उसकी क्रिया हो, पहले कर्म हो जाएगा फिर उसकी क्रिया हो जाएगी, इस प्रकार से। ठीक है ना, ये जो क्रमबद्ध तरीका है, जब तक आप उसमें उसको लिखेंगे नहीं तब तक आपका वो पूरा वाक्य नहीं होगा। ठीक है ना, तो बच्चों आपको समझ आ गया। देखिए इसका जो सही तरीका था वो है रुपेश पढ़ता है और शिखा नाचती है। जब आपने इनको बदल दिया कि पढ़ता रुपेश है और है नाचती शिखा, तो ये आपके वाक्य नहीं रहे। ठीक है ना, चलिए बच्चों तो हमने अध्याय हमारा पूरा कर लिया है। आइए अब इसमें हम एक बार देख लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या क्या सीखा है। देखिए वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है तथा इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा मुंह से निकलने वाली आवाज को ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तीसरा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व व्यंजन। ठीक है, अब देखिए अगला, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, फिर च, त्र, या और श संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, अगला व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर वर्णों के व्यवस्थित क्रम में लिखे गए, ठीक है, लिखे हुए समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला बच्चों, शब्दों के परस्पर मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों देखिए हमने ये सारे जो चीजें यहाँ पे लिखी हैं, अभी हमने सारी चीजें पूरे अध्याय में पढ़ ली हैं। ठीक है ना, अब बच्चों इसके अंतिम में आपको एक अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप सभी बच्चे अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे अपने इस अध्याय के आधार पर। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ अब आपको यहाँ से बहुत अच्छे से वर्ण, शब्द, वाक्य इन सभी का बहुत अच्छा ज्ञान हो गया होगा, है ना। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।